जैसे हमारे पास है H2S और H2T है ना। एक तो H2S ये कह रहा है, देखो इसमें दो चीजें पूछ रहा है। एक तो कह रहा है H2S H2TE की अपेक्षा कम अम्लीय है ना। ये क्या है, कम अम्लीय है। कौन अम्लीय कम है? यदि हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, कौन अम्लीय कम होगा? H2S क्या है, कम अम्लीय है। किसकी अपेक्षा? इस वाले की अपेक्षा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किसकी अपेक्षा हो रहा कम। यदि हम यहाँ देखेंगे तो H2S अम्लीय कम है और ये ज्यादा है। H2TE जो है ज्यादा अम्लीय है। तो हमें ये जानना होगा कि ये अम्लीय ज्यादा क्यों है। ठीक है ना। कौन सा वाला अम्लीय ज्यादा है? H2TE है ना। देखो H2S H2TE की अपेक्षा कम अम्लीय है। इसकी अपेक्षा जो है ये कम अम्लीय है। क्वेश्चन को समझना पहले मेन बात होती है ना। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो H2S है वो कम अम्लीय है इसकी तुलना में, है ना। तो इसने लिखा H2S H2TE की अपेक्षा कम अम्लीय है। यानी कि अम्ल कम अम्लीय गुण कब आता है? क्यों बताइए बेटा, अम्लीय गुण कब आता है? जो एसिडिक जब नेचर। जब H+ H+ क्या? आयन देता है। हाँ, अम्लीय गुण तब आता है जब H+ आयन देता है। कोई भी यदि माना हमारे पास मॉलिक्यूल है, जैसे माना हम कहें HCl क्या है, मान लीजिए हमारे पास HCl है, तो ये अम्लीय है। हम कहते हैं अम्लीय है। अम्लीय क्यों है? क्योंकि ये H+ आयन देता है। इस H+ आयन के कारण क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। ठीक है ना। तो इनकी H+ आयन देने की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो उसके अम्लीय गुण को दिखाती है। ठीक है ना। H+ आयन देगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, और नहीं देगा, कम देगा, तो क्या होगा, वो कम अम्लीय होगा। जो ज्यादा देगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पर यदि हम इसमें देखें, इसमें सबसे बेहतरीन क्या वो कह रहा है कि इनमें जो है अम्लीय गुण दिखाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज को आपको ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? कि जो ये सल्फर है, ये सल्फर एक परिवार है। किसका परिवार है बेटे? कौन सा फैमिली का तत्व है सल्फर? ऑक्सीजन। बिल्कुल, ये है ऑक्सीजन परिवार का तत्व, है ना। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो इस फैमिली का नाम देखते हैं। देखो इस परिवार के तत्वों के नाम देखते हैं। जो सल्फर है ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये इस परिवार के तत्व हैं सारे के सारे। अब देखो यहाँ पर उसने क्या किया, इसको लिया H2S को और H2TE को लिया। ये दो लिए इसने, बाकी नहीं ली, है ना। तो यहाँ पर उसने कहा कि अब इन दोनों में जो है ये कम अम्लीय है और ये ज्यादा अम्लीय है, ये वाला। ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो हमें ये समझना होगा कि देखो जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। जैसे ये देखोगे यहाँ परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा परमाणु क्रमांक? 8। 8, ठीक है ना। उसके बाद इसका 16। बस ऐसे करके आपको सबका परमाणु क्रमांक मालूम है। ठीक है ना। इन सबके परमाणु क्रमांक क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे भी हाथ है, मैंने बताया आप लोगों को निकाला कैसे जाता है। यदि याद नहीं है तो याद कर लो कैसे। देखो यहाँ पर 8 जुड़ा। ठीक है ना। ये कॉलम में कितना जुड़ेगा? 18। बिल्कुल। और इस वाले कॉलम में 18। ठीक है ना। फिर क्या होगा, 32। 32। ठीक है ना। इसमें देखो ये 16 है, 16 के साथ 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, देखो 34 हो जाएगा। तो आपको परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं, एक का आना चाहिए, बाकी आप लोगों को सारे आ जाएंगे। अब देखो बेटा, परमाणु क्रमांक बढ़ा तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उनका आकार बढ़ेगा, स्वाभाविक। कैसे? क्योंकि उनमें कोषों की संख्या बढ़ेगी। देखो इसमें यदि देखेंगे तो इसमें 2 कोष है, पहले वाले में देखेंगे तो 2 कोष है, दूसरे वाले में देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 है कि देखो 2 और 6, ये तो होगा। पहले वाले में 2 रहते हैं, दूसरे वाले में इसमें 3 हो जाएंगे। इसमें बढ़ते चले जाएंगे, कोषों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और कोषों की संख्या बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड बना रहा है। देखो ये ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन ने किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ। देखो यहाँ पर H2O, जैसे माना यदि हम देखें H2O, इसका जो पहला तत्व होता है H2O, ऑक्सीजन, इस सबसे छोटा बॉन्ड होगा। ठीक है ना। इसके बाद होगा H2S, यानी कि H2 और S के बीच। सबसे छोटा किसके बीच होगा, H2O के बीच। फिर क्या होगा, H2S के बीच। ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि इसका आकार ये बढ़ते चले जाएंगे, कोषों की संख्या बढ़ेगी,
तो इनकी डिस्टेंस बढ़ेगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ लास्ट में देखो जो टेलुरियम वाला है, टेलुरियम वाले की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। अब हमें केवल दो को कंपेयर करना है। सल्फर की लेंथ तो 3 वाला मान लीजिए, 3 ये इतना था, ठीक है ना। और जो टेलुरियम है 1 2 3 4 बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया, है ना, उसकी लेंथ बढ़ गई। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से क्या होगा, उसकी जब कोई भी बंध की लंबाई ज्यादा हो जाती है बेटा, तो वो आसानी से टूट जाता है। बंध यदि बड़ा है तो वो आसानी से टूट जाता है। तो ये आसानी से टूटेगा और टूटने से क्या देगा, H+ आयन देगा, जिसके कारण ये अधिक अम्लीय होगा। तो ये क्या कह रहा है कि वर्ग में देखो, वर्ग हम इस वर्ग का नाम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन वर्ग में, यहाँ पर इसने सिंपली लिखा वर्ग में नीचे जाने या नीचे की ओर जाने पर जो EH बॉन्ड है, ठीक है ना, जो आइटम और उसके बीच हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एनर्जी है, वो क्या होगी, या वियोजन इंथैल्पी क्या है, उसमें कमी आने के कारण क्या होगा, अम्लीय गुण में वृद्धि होती है। जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है उसमें जो वियोजन इंथैल्पी होती है, या वो क्या, उसमें क्या हो जाती है, कमी आने के कारण क्या हो जाता है, उसमें अम्लीय गुण की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड इंथैल्पी कम हो गई। इंथैल्पी का मतलब बॉन्ड वियोजन ऊर्जा, है ना, उस बंध को तोड़ने की ऊर्जा। यहाँ पर हम एक शब्द और भी लिख सकते हैं, बंध तोड़ने की ऊर्जा कम होगी और इसलिए वो अम्लीय गुण ज्यादा प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि वो आसानी से टूटेगा और टूटने से बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो क्या होगा, वो अम्लीय व्यवहार ज्यादा दिखाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये कहता है, देखो सल्फर का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाता है। अनुचुंबकीय होते क्या है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बिल्कुल एक चीज याद रखना मैडम, ठीक है ना, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अनपेयर्ड माने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो क्या होंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। तो ये कहता है सल्फर का कौन सा रूप, सल्फर के अलग अलग रूप है ना। तो ये याद रखना आपको, ये इंफॉर्मेशन है कि देखो वाष्प अवस्था में सल्फर आंशिक रूप से, जो सल्फर होगा आंशिक रूप से H2 अणु के रूप में पाया जाता है। वाष्प अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, H2 अवस्था में आंशिक रूप से, है ना। जिसमें क्या होगा, जिसमें O2 की तरह जो है प्रति आवर्धन ऑर्बिटल, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है ना, प्रति आवर्धन ऑर्बिटल पाई स्टार, यहाँ पर क्या दे रखा, पाई स्टार, है ना। पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो मैंने बताया था, यदि आपको याद होगा तो जब हम कौन सी क्लास 11वीं में पढ़ा था हमने, तो ये जब हमने बॉन्डिंग पढ़ी थी, ठीक है ना, ये इस अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो पाई स्टार है, यानी कि ये क्या होगा, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा और पाई स्टार के रूप में अयुग्मित होने के कारण क्या होगा, अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है। तो आपको याद क्या रखना है, अब ये ध्यान रखना, सल्फर की कौन सी अवस्था है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वाष्प अवस्था में। जो वाष्प अवस्था में जो सल्फर होगा वो अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा, और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, MOT। तो अभी आप इतना टाइम तो हमारे पास नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताएं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, MOT को जान सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की तरह दिखाता हूँ, है ना। जैसे ऑक्सीजन, जैसे हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, यदि हम यहाँ पर देखेंगे सिग्मा सिग्मा 1s2 है ना, याद सिग्मा दिला, टू एच सिग्मा टू है, सिग्मा स्टार 2h2। बिल्कुल 2s2, है ना, 2s2। जी। और उसके बाद क्या पढ़ा था, पाई, है ना, पाई 2px, पाई 2py, इसको 1s बस ये से भी दिखाते हैं, इसको के भी हम दिखा देते हैं, है ना, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से वहां पर हम बॉन्डिंग देखेंगे और बॉन्डिंग को समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना है क्योंकि एग्जाम हमारे नजदीक है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे उसमें, है ना। तो सर यहाँ यहाँ हम पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं लेने। कैसे, सर जो फर्स्ट के होते हैं, ऊपर के तो एंटी बॉन्डिंग, और जो नीचे वाले होते हैं सिग्मा स्टार 1s1 और सिग्मा क्यों 1s1। नहीं लेने, इसमें सब आएगा बेटा, बॉन्डिंग वाले भी आएंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले भी आएंगे, लेकिन ये कहता है कि जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं ऑक्सीजन की तरह, जो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल होंगे
वो पाई स्टार, इसने केवल ये लिखा हुआ है, पाई स्टार लिखा हुआ है ना, अयुग्मित होने के कारण। इसमें एंटी बॉन्डिंग वाले में क्या होंगे, अयुग्मित होंगे, बाकी तो बॉन्डिंग होंगे, वो युग्मित होंगे उसमें, है ना। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो अयुग्मित है, जिसके कारण ये अनुचुंबकीय गुण दिखा रहा है। यही पूछना चाह रहे हो कि मैं समझ नहीं पाया? जी सर, यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो उसमें ऐसा होता है ना बेटा, बहुत सारे बॉन्ड बॉन्ड होते हैं, है ना। तो कुछ बॉन्ड यदि माने उनमें से भी एक पे भी क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसके कारण जो है वो क्या हो जाता है, कैसे दिखाते हैं, अनुचुंबकीय व्यवहार। अनुचुंबकीय। हाँ, तो जैसे ऑक्सीजन का देखोगे, ऑक्सीजन अलग अलग रूपों में रहता है, अनुचुंबकीय रूप में भी रहता है ना, और प्रतिचुंबकीय रूप में भी रहता है, जहां पर उसमें बॉन्डिंग सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उसके क्या आ जाते हैं, युग्मित आ जाते हैं, तो उस दशा में क्या हो जाता है, वो बॉन्डिंग वाला आ जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना। तो यहाँ ये देख लो, इसमें ये कहता है कि केवल ये ध्यान रखना आपको कि जो वाष्प अवस्था होगी सल्फर की, उस अवस्था में जो H2 के रूप में पाया जाता है, और वो कैसे, ऑक्सीजन की तरह, ठीक है ना। पाई स्टार, यानी कि पाई स्टार का पाई बॉन्डिंग दे रखी है, उसने सिंपल दे रखा है, उसने पूरा नाम नहीं दे रखा है, इसमें 2 पाई दे रखा है ना, कि कौन सा वाला है, पाई पी एक्स है, पाई पी वाई है ना। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसने वो नहीं दे रखा है, इसने सिंपल दे रखा है कि इस प्रकार से उसमें पाई स्टार जो होगा वो अयुग्मित होने के कारण क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है एक प्रकार की, है ना। नेक्स्ट यदि हम इसमें देखें बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि इस इनमें यही चीजें होती हैं ज्यादातर, कि क्या होता है जब, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है कि कैल्शियम फ्लोराइड, यदि हम इसको देखेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। अब कैल्शियम फ्लोराइड हमारे पास है, कैल्शियम फ्लोराइड आप लोग जानते हैं CaF2 होता है, और इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए, यानी कि H2SO4 मिलाया जाए। यदि हम इसमें H2SO4 मिलाते हैं तो ये क्या बना देगा, देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये बना देगा CaSO4, है ना, और प्लस इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना। तो इस प्रकार से हमें याद रखना होगा, ये तो सिंपल आप लोग जानते हैं रिएक्शन से, तो याद रखना पड़ता है ना। कैल्शियम फ्लोराइड पर जब हम साधन सल्फ्यूरिक कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। दूसरा इसके देखो, यदि हम देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम पढ़ रहे थे, जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण पढ़ रहे थे, तो उस दशा में क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया SO3, और इस पर जब हम क्या करेंगे, पानी, ऊपर से पानी डालते हैं, ऐसे ऊपर से पानी का फुवारा डालते हैं, पानी का जल उसके साथ धुलते हैं, तो ये क्या करता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड H2O से रिएक्शन कर देता है, और क्या बना देता है, H2SO4 बना देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। तो इस टाइप से क्या बन जाएगा इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ फोर और फोर गलत हो रखा है ना। तो इस प्रकार से ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन से याद रखने, ये कहाँ पर होंगे, जब हम शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां पर ये रिएक्शन होंगे, ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसमें जो अगला क्वेश्चन है, ये है, कह रहा है कि आवर्त सारणी में यथाक्रम आवर्त सा- आवर्त आवर्त सारणी में यथाक्रम आवर्त में हैलोजन की अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी क्यों होती है। जो हैलोजन है, वो कहना चाह रहे हैं कि जो हैलोजन हमारे पास है, उनकी कैसे अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी क्यों होती है, ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारे पास क्या है, कौन है, हैलोजन है। हैलोजन जानते होंगे आप लोग, हैलोजन कौन होते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन वर्ग 17 के तहत। हाँ, हाँ बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं वर्ग 17 के तत्व, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये जो हैलोजन परिवार के तत्व है, तो हैलोजन परिवार को हम जान लेते हैं एक बार, ठीक है ना। फ्लोरीन हो गया बेटा, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और एसिटीन हो गया, है ना। ये हमारे हैलोजन परिवार के तत्व, थोड़ा इसको हम अलग रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनके गुणों से भिन्न है, हैलोजन परिवार के गुणों से, है ना। एसिटीन अलग थोड़ा भिन्न होता है। लेकिन यदि हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास क्या है, हैलोजन परिवार के तत्व, और इनकी, ये कह रहा है अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन
लब्धि एंथैल्पी क्या होता है बेटा? ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है ना। हम कहेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहा जाता है, जिसमें क्या होगा, अ, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर ग्रहण करने की, है ना। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की दो प्रकार की होती है, एक विद्युत ऋणात्मकता होती है, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब वो ग्रहण करेगा तो इसकी जो प्रकृति होगी वो किस प्रकार की होगी, है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, देखो जो हाइड्रोजन परिवार होते हैं यथाक्रम आवर्त सारणी में बहुत छोटे आकार के होते हैं, है ना। और इन तथा इनकी जो उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, फलतः ये आसानी से क्या करते हैं, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम देखें तो किस प्रकार से होगा, यदि यहाँ जैसे आवर्त सारणी में जाके, है ना, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो इस वाले उसमें देखें, ऐसे में जब हम जा रहे होते हैं, ठीक है ना, आवर्त में, ये है बेटा आवर्त, ऐसे में क्या होता है, आवर्त होता है। लिथियम से जब हम बेरिलियम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ दो चीजें, दो घटनाएं होती है ना। एक तो इनके पास समान क्या है, आवर्त है, इसमें दो आवर्त है, देखो दो इसमें भी हैं, दो इसमें भी हैं, दो इसमें भी हैं, दो इसमें भी हैं, सब में दो दो है, जो ऑर्बिट है वो दो दो है, ठीक है ना। इसलिए इनका आकार होना चाहिए था समान, लेकिन इनका आकार छोटा होता है। कारण उसका क्या होता है, इनमें नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक घटना तो ये होगी कि इसकी में आवर्तों की संख्या समान है, याद रखिएगा ये, है ना, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा आपके, आवर्तों की संख्या समान है। दूसरा, इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन है और 3 ही क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन है। इसमें 4 प्रोटॉन है, 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 5 प्रोटॉन है और 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता लगा, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है ना, इनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से। ये परमाणु क्रमांक है बेटा। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, देखो इसमें 3 था तो 3 परमाणु क्रमांक है, 3 प्रोटॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये हमेशा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, आकर्षण बल जिनको हम कह सकते हैं, है ना। ये क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ेगा। यहाँ पर यदि देखेंगे तो 6 प्रोटॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना, 7 प्रोटॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें देखेंगे 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे इनमें आवेश बढ़ रहा है उनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ेगा। तो इनका आकार जो थोड़ा सा बड़ा है ना, ये धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि यदि हम हाइड्रोजन को यथाक्रम आवर्त में बहुत छोटे आकार के होते हैं, इस तरफ जाएंगे तो यहाँ आकार छोटा हो जाएगा, तो आवर्त में सबसे छोटा है ना। इससे छोटा तो हो सकता है कौन सा, हमारे पास अक्रिय गैस वाला हो, लेकिन यदि यहाँ पर देखा जाए तो इनमें ये छोटा है, ठीक है ना। और ये दूसरा कह रहा है कि इनका जो प्रभावी आवेश है, नाभिकीय आवेश है, ये क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। इन पर क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होगा, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और क्या कर देंगे, क्या बना देंगे, जो अक्रिय गैस वाला होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है उसका, यहाँ पर कहता है यथाक्रम में हैलोजन अधिकतम ऋणात्मक एंथैल्पी क्यों प्रदर्शित करता है, तो उसका कारण एक है उनका छोटा आकार और उनके बीच प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है ना। इनका इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अधिकतम होने का कारण है उनका छोटा आकार, और दूसरा क्या है, उनके बीच उच्च प्रभावीय नाभिकीय आवेश। ये दो कारण हैं जिसके कारण इनमें ये क्या होते हैं, अधिकतम ऋणात्मक लब्धि एंथैल्पी दिखाते हैं। क्लियर, समझ में आया बेटा। दो चीजें हमें ध्यान रखना, एक उनका छोटा आकार था, देखो आकार भी क्या हो गया, छोटा हो गया, इनकी तुलना में यहाँ छोटा हो गया। और दूसरा उसमें क्या है, इनमें इनके बीच क्या है, उच्च प्रभावीय नाभिकीय आवेश, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो उनका नाभिकीय आवेश है वो क्या है, अधिकतम। इसलिए जो है क्या होगा, इनका क्या माना जाता है, ऋण अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है।
तो यहाँ दो कारण देने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं, अब इस लाइन को आप समझ गए होंगे किस प्रकार से लिखा हुआ है ना, क्या चीजें हैं। तो ये दो चीजें याद रखना आपको, इन्हीं दो चीजों पर बेस्ड है, एक तो छोटा आकार हो जाएगा और दूसरा उच्च नाभिकीय आवेश, नाभिकीय उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, ठीक है ना। ये दो कारण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये समझ में आ गया होगा सभी को। देखो एक क्वेश्चन और है कि यद्यपि जो है, नीचे देखो ये कहता है कि यद्यपि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा और मजेदार है ना। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखो यद्यपि जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक है, क्या है, कम ऋणात्मक है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों। यहां पर वो कहता है, ये देखो इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है क्लोरीन की तुलना में कम है। फ्लोरीन क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्लोरीन की तुलना में कम है, ये कम है ना, ये इसका अधिक है, क्लोरीन का क्या है, अधिक है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए, है ना। और ये क्या कहता है, ऋणात्मक है, सॉरी, यदि हम देखेंगे कम ऋणात्मक है, ठीक है ना, ये कम ऋणात्मक है और ये अधिक ऋणात्मक, ठीक है ना। लेकिन ये कहता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा जो है प्रबल ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकारक प्रबल है, ये इसे हम कह सकते हैं, ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। ये क्वेश्चन हमें समझा रहा है कि इस टाइप का है, ऐसा क्यों होता है। सर फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, बिल्कुल, तो आकार छोटे होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, हाँ तो वो जो आकार इलेक्ट्रॉन को मतलब आने नहीं देगा अपनी कक्षा में। हाँ, और टूट भी सकता है। हाँ, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का आकार बड़ा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन कम होगा। यहाँ देखो और बेटे, ये सही कहा तुमने, ठीक है ना। तुम कोई बात नहीं, एक बात को हम कई प्रकार से भी कह सकते हैं ना, सही कहा। देखो ये देखो बेटे, इसके दो कारण हैं। अभी हम सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। जो फ्लोरीन फ्लोरीन है, आवेंद की वियोजन एंथैल्पी कम है, उसकी टूटने की जो दर है, इसके जो वियोजन एंथैल्पी वो कम है। एक तो कारण ये है, ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या माना जाता है, प्रबल ऑक्सीकारक माना जाता है, ठीक है ना, इनकी वियोजन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है ना। दूसरा, फ्लोरीन की जो जलयोजन एंथैल्पी है क्या है, उच्च है। ये दो पॉइंट याद रखना आपको। उसने भी ठीक कहा कि किस प्रकार से, क्योंकि इनके आकार को छोटा, फिर हम एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो सकता है उसमें, है ना। क्योंकि जो फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है, फ्लोरीन बहुत छोटा आकार होता है, तो उनके एक जो क्या माना जाता है, ये वियोजन एंथैल्पी कम होने का कारण क्या होता है, जैसे छोटा आकार है ना, तो छोटे आकार में क्या होंगे, यदि मान लीजिए ये छोटे आकार है और उनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डेंसिटी, क्योंकि इसमें क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 अंदर और 7 बाहर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। देखो यहाँ पर देखोगे बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कर देता है, रिपल कर देता है, यानी कि प्रतिकर्षित करता है, और ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ये है इसका कारण, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी कम होने का कारण, क्योंकि आकार छोटा है। और जब क्या होगा, मान लीजिए क्लोरीन है, थोड़ा बड़ा आकार का है, ठीक है ना, इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी साथ, लेकिन वो इतना प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ी है, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी है, तो उतना रिपल्सन नहीं हो पाता। तो इसकी तुलना में इनमें रिपल्सन ज्यादा होता है, तो ये जल्दी टूटता है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है ना, ये आसानी से टूट जाता है, लेकिन ये जल्दी से नहीं टूटता। जबकि ये ऋणात्मक क्या है, यदि हम देखेंगे, ये ऋणात्मक कम है, ये ज्यादा है, तो इस प्रकार से होना चाहता है, लेकिन ये जल्दी टूट जाता है, टूटने से ये क्या कर देगा, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये प्रबल ऑक्सीकृत कर देता है, दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, यहाँ पर उसका कारण है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जिसे बाहर प्रदर्शित। तो इसको हम दो ही रूप में लिखेंगे, आपको लिखना है कि फ्लोरीन फ्लोरीन आवंत की वियोजन एंथैल्पी कम है, क्योंकि वो नजदीक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है तो टूट जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं,
धक्का देता है, तोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, ये डिस्टेंस तो है ना, तो ये रिपल्सन नहीं कर पाते, इनके परवल ये बॉन्ड हो जाता है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा है फ्लोरीन की जल योजन एंथैल्पी उच्च है और उसकी जल के साथ अभिक्रिया करने की एंथैल्पी उच्च है। इस प्रकार ये दो कारण लिखने बेटा आपको, है ना। बाकी आपको ये देखो, ये एनसीईआरटी बुक से है सारे चीजें, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलतियां का होने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने सारे एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पलर दिए हैं, इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। इसमें कोई गलतियां होने की चांसेस भी नहीं है। और आप लोगों को थोड़ा भाषा क्लिष्ट है इसकी, ठीक है ना। क्लिष्ट का मतलब वही है कि थोड़ा कठिन भाषा है, बस और कुछ नहीं है ना। यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखें, इन क्वेश्चनों में से पूछे जाते बेटा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि देखो फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि हैलोजन अन्य हैलोजन +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। व्याख्या कीजिए। इसको समझाना है कि फ्लोरीन केवल क्या करता है, -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और बाकी प्लस वाले दिखाते हैं, हैलोजन परिवार, है ना। तो इसकी व्याख्या करनी, इसको समझना है कि ये जो फ्लोरीन है वो क्या करता है, -1 ऑक्सीकरण संख्या कब दिखाएगा बेटा। सर जब इलेक्ट्रॉन लेगा। हाँ बोलो। सर जब इलेक्ट्रॉन लेगा सर। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस, अच्छा चलो, क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, और जबकि क्या है, अन्य हैलोजन क्या करते हैं, प्लस वाले दिखा देते हैं, +1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया। 7 ऐसा क्यों। सर क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है तो उसमें 2 ही ऑर्बिटल होंगे ना, s और p, और औरों में तो हॉर ऑर्बिटल भी होंगे, sp-df। हाँ तो मतलब वो हॉर संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, फ्लोरीन नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास 2 ही ऑर्बिटल होंगे। बिल्कुल सही कहते तुम, है ना। देखो बेटा यहाँ पर कारण एक है, चलो वो भी सही है। देखो यहाँ पर देख लो कैसे फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। एक तो कंडीशन है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, तथा कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। ये ऋणात्मक तो ये भी होते हैं, लेकिन ये धनात्मक नहीं, ये धनात्मक ये क्या नहीं कर सकते। देखो ये वाला तो क्या होता है, ये फुली ऋणात्मक है, ये धनात्मक नहीं दिखाएगा। धनात्मक कब आएगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्तियां आएगी। तो इसका आकार बहुत छोटा है और वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्तियां रखता है ना। यानी कि आकार छोटे होने से क्या होता है कि जो नाभिक, ये नाभिक होता है ना बेटा, और इसके चारों ओर जो घूम रहे हुए इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। और आकर्षण बल अधिक होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी से त्यागने का काम नहीं करता है। छोटे आकार के कारण क्या होगा, इनके बीच दूरियां कम होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर घूम रहे हैं, अंदर प्रोटॉन है, इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। आकार बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए हमने आकार बड़ा कर दिया तो बीच में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अधिक हो जाती है, ये आसानी से निकाल भी सकता है। लेकिन जिनके बीच की दूरियां कम होती है उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, और जिनके बीच की दूरियां अधिक होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्तियां हैं, अन्य हैलोजन में त्यागने की प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि उनका आकार बड़ा है, वो आसानी से त्याग भी सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, +1 दिखा भी सकते हैं, +3 +5 +7 तक दिखा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का आकार क्या है, छोटा है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और कोई भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता है, और कारण क्या है, उसका छोटा आकार, ठीक है ना। और दूसरे हैलोजन देखो, दूसरे हैलोजन में डी कक्षक होते हैं, इसमें तो 2 ही होंगे, s और p, है ना, और डी कक्षक होते हैं तथा वह अपने अष्टक का विस्तार +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्थाओं से प्रदर्शित कर सकता है। इसके पास s और p होते हैं और विस्तार छोटा आकार है इसका, है ना, और इसलिए क्या होगा, यहाँ पर दूसरे हैलोजन में डी कक्षक है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को विस्तारित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन याद भी रखना आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। देखो
2 या 3 लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे जो एक क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट नहीं होते हैं, है ना, जो इन्हीं में से दे देगा। मानो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया तो हो सकता है ये क्वेश्चन दे दे आपके पास। तो आपको ये समझना होगा, है ना, कि कारण क्या है। यहाँ पर सिंपल है, फ्लोरीन का जो सबसे विद्युत क्या होता है, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है सबसे अधिक, और इसमें धनात्मक ऑक्सीकरण प्रदर्शित नहीं कर सकता है ना। उसमें sp ऑर्बिटल होते हैं 2, और दूसरे जो अन्य हैलोजेंस होते हैं उसमें डी कक्षक होते हैं और अपने अष्टक का विस्तार करते हैं, है ना, जिसमें +1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 तक पहुंच सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन की गर्म तथा सांद्र NaOH के साथ, एक तो गर्म करना है उसको और दूसरा सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, और क्या यह अभिक्रिया असमानुपात अभिक्रिया है, औचित्य बताइए। ठीक है ना, ये बताना है कि असमानुपात अभिक्रिया है और इसका औचित्य भी बताना है। ठीक है ना, तो पहले देखो ये हमने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन क्या करता है कि 3 मॉलिक्यूल Cl2 लिया, 3Cl2, और इसने क्या किया 6 मॉलिक्यूल NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बना देता है, 5 मॉलिक्यूल NaCl बना देता है, और प्लस NaClO3 बना देता है, और प्लस 3 मॉलिक्यूल H2O। अब देखो हाँ कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, हाँ। ठीक है ना, ये रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण तो ये हो गई, है ना। क्या यह अभिक्रिया कौन सी वाली किस प्रकार की है, असमानुपात वाली है, तो हाँ कह रहा है। क्यों, उसका कारण बता रहा है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से, देखो से -1 और +5 ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर देखो ये क्लोरीन, यहाँ पर देखोगे तो क्लोरीन क्या है बेटा, इसकी शून्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यहाँ पर देखोगे तो क्या है, शून्य है। क्योंकि जब भी क्या होता है, कोई भी परमाणु अणु के रूप में रहता है तो उस समय उसकी ऑक्सीजन संख्या शून्य है। मान लीजिए आप, मैंने पूछा क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, मान लीजिए ये लिखा मैं, वहां पर आप शून्य लिखोगे, और ये तो है परमाणु के रूप में, है ना। जब परमाणु के रूप में, जब अणु के रूप में रहता है, मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 के रूप में है, तो उसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, शून्य होगी। जब हम ऑक्सीजन संख्या निकालते भी हैं, देखो मान लीजिए मैंने कहा HCl क्या है, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, -1। नहीं बेटा, इस सर 0 होगी। इस मॉलिक्यूल है HCl अपने आप में मॉलिक्यूल, इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होगी। जब हम Cl की पूछेंगे कि HCl में Cl की ऑक्सीजन संख्या क्या है, तो तब क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें -1 का चार्जेस लगेगा, क्योंकि H प्लस के रूप में, एक प्लस के रूप में, एक माइनस के रूप में, तो हम Cl की पूछेंगे तो -1 हो जाएगा, H की पूछेंगे तो +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना, क्योंकि जहां पर भी कोई चीज मॉलिक्यूल के रूप में होती है वहां पर उसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। तो ये ऑल Cl2 की क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या 0 है। यहाँ NaCl की ऑक्सीजन संख्या कितनी है बेटा, बताओ। सर सर Cl की 0 -1 0 हाँ, और Na की +1। मैंने NaCl की पूछा, मैंने जबरदस्ती NaCl की सर पूछा। पूरे कंपाउंड की 0 हो जाएगी। बिल्कुल हाँ, मैं कह रहा हूँ जब वो मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड के फॉर्म में हो, उस समय उसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। अब उस 0 में क्या देखना हमने, जैसे देखो Na की +1 होगी और इसकी -1 होगी, तो देखो क्लोरीन क्या हुआ, ये क्लोरीन 0 से क्या हुआ, -1 हो गया। देखो यहाँ अब हम क्लोरीन की कंपेयर कर रहे हैं, अब मॉलिक्यूल की नहीं कर रहे हैं बेटा। देखो यहाँ जो एक क्लोरीन था, क्लोरीन परमाणु था, उससे हमने देखा यहाँ पर 0 थी और यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गई। इस वाले में देखो, यदि हम यहाँ पर देखें तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखो NaClO3, इसमें क्लोरीन की हमें ऑक्सीजन संख्या निकालनी थी, उसको एक्स पूरे मॉलिक्यूल कंपाउंड की कितनी होती है, 0 हो जाती है। पूरे कंपाउंड की ऑक्सीजन संख्या 0, ये हमें पता है ना। ये हमने अभी बताया आपको कि क्लोरीन परमाणु हो, अणु हो, या कंपाउंड के फॉर्म में हो, यौगिक के फॉर्म में, तो उस समय उसकी ऑक्सीजन संख्या 0। तो ये हमने 0 बना दी इसकी ऑक्सीजन संख्या। अब हमने इसकी निकालनी, क्लोरीन की निकालनी, तो क्लोरीन को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसका कितना आएगा, +1 आएगा, है ना। यहाँ पर कितना आएगा, -2 इंटू 3, है ना, -2 इंटू 3, और इज इक्वल टू 0। तो इसको हम देखेंगे
कितना हो रहा है, +1 हो गया, ठीक है ना, x हो गया, ठीक है ना, ये कितना हो गया, -6 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +5। +5। देखो तो ये दो चीजें कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है, देखो कि हाँ ये कैसी अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया असमानुपात अभिक्रिया है, वो हाँ कह दिया उसने, और उसका कारण बता रहा है कि क्लोरीन जो है शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से -1 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित परिवर्तित होती है। देखो यहाँ पर इसमें से देखेंगे क्लोरीन यहाँ क्या हुआ, -1 में भी, और प्लस यहाँ पर ये देखेंगे तो ये +5 में परिवर्तित हो रही। तो ऐसी दशा की इस कंडीशन के आधार पर हम उसको कह सकते हैं ये असमानुपात अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, असमानुपात अभिक्रिया, ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा, ये चीज समझ में आई या नहीं आई। जी सर, आ गए। हाँ, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वो कारण भी लिखना है और किस प्रकार से हो सकता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, है ना, इनको हमें समझना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है HCl, यदि हम इसको देखेंगे तो HCl ये कह रहा है HCl सूक्ष्म चूर्णित लोहे से अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड बनाता है, न कि फेरिक क्लोराइड। क्यों, सारे क्वेश्चन इस प्रकार के लॉजिकल है। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी बेटा, है ना, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत अच्छी तरह हमें कुछ बहुत सारी चीजें बता दें। देखो HCl सूक्ष्म चूर्णित लोहा, देखो जो हमारे पास क्या है, सूक्ष्म चूर्णित लोहा है, छोटे छोटे कण है लोहे के, ठीक है ना। HCl सूक्ष्म चूर्णित लोहे से अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड बना देता है। फेरस क्लोराइड क्या होता है, फेरस क्लोराइड क्या होता है, फेरिक क्लोराइड क्या होता है। सर फेरस क्लोराइड FeCl2 होता है, फेरिक क्लोराइड FeCl3 होता है। बिल्कुल, ध्यान एक चीज का मैंने कई बार बताया था आपको, है ना, जो जहां पर अस शब्द होता था, मर्क्यूरस, है ना, वो कम, जिनमें क्या होगा, कम संयोजकता वाला होगा, और इक वाला क्या होता है, हमेशा ज्यादा संयोजकता वाला होगा, है ना। मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना, मान लीजिए मैं कहूं मर्क्यूरस क्लोराइड, तो यहाँ पर Hg2Cl2 लिखो, ये HgCl लिखो तो ये क्या है, और Hg2Cl2 लिखो तो क्या है, ये याद रखना बेटा, ये इसलिए कि हमेशा के लिए याद रहेगा, है ना। HgCl क्या है, सर मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरिक नहीं होगा, मर्क्यूरिक कहाँ पर होगा, इक कहाँ लगेगा, जहां ज्यादा ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो ये सिंगल वाला है, एक Hg+ के फॉर्म में दिखा रहा है ना, तो ये होगा मर्क्यूरस, है ना, और HgCl2 होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज वाला है, इसको होगा मर्क्यूरिक। तो यहाँ पर भी वही देखो, फेरस 2 पॉजिटिव चार्ज वाला, है ना, फेरिक 3 पॉजिटिव चार्ज वाला, ज्यादा वाला इक लगा देते हैं, है ना। थोड़ा सा ये याद रखना, कहीं कहीं फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, है ना, इन जगहों पर। तो चलो कोई बात नहीं, वहां देखो ये कह रहा है, देखो HCl सूक्ष्म चूर्णित लोहे की से अभिक्रिया करने के बाद फेरस क्लोराइड बना देता है। तो यहाँ पर याद रहेगा, फेरस का मतलब 2 क्लोरीन वाला, है ना, जिसको फेरस, क्योंकि उसकी कम संयोजकता वाला अस होता है और ज्यादा वाला इक होगा, न कि फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड नहीं बनाता है, इसका कारण बताना। देखो इसमें क्या है बेटा, देखो कारण है उसका, इसकी जो आयरन से अभिक्रिया है H2 बनती है। देखो जैसे हम क्या करेंगे, HCl के साथ करवाते हैं अभिक्रिया, ठीक है ना, तो H2 बनती है, आयरन से अभिक्रिया में H2 बनती है। हाइड्रोजन मुक्त होना फेरिक क्लोराइड बनने को रोकता है। यदि हाइड्रोजन बन गया तो ये क्या करेगा, इसको फेरिक क्लोराइड नहीं बनने देगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन मुक्त होना जो है क्या करेगा, इसको रोक देता है, फेरिक क्लोराइड बनने को रोकता है। भाई ये कारण है बेटा इसका, ठीक है ना, ये क्या करेगा, फेरिक क्लोराइड बनने से रोकता है। जैसे जो हाइड्रोजन बनेगी तो ये क्या करेगा, फेरिक क्लोराइड को बनने नहीं देगा, ये याद रखना आप, ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हटा हुआ है बेटा, लेकिन फिर भी इन्होंने दे रखा है, क्योंकि जो ये BSc-PR थ्योरी है के आधार पर BrF3 की आकृति की व्याख्या कीजिए, तो हम
आसानी से कर भी सकते हैं। वैसे क्वेश्चन हटा हुआ है क्योंकि VSEPR थ्योरी यहाँ पर नहीं है। कहाँ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वो सिंपल होती है। इसमें क्या होता है, किसी को याद है? इसमें देखेंगे तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे अधिक होता है ना? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से अधिक होता है ना? और इज ग्रेटर देन क्या होगा? सबसे कम क्या होता है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है ना? यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्योंकि यदि हम देखेंगे तो केंद्रीय परमाणु इसमें ब्रोमीन है ना? जो केंद्रीय परमाणु है ये ब्रोमीन है और इस ब्रोमीन से जुड़ा हुआ फ्लोरीन है ना? तो ये कहता है संयोजक कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है इसके। यदि हम ब्रोमीन को देखेंगे तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35 है ना? और इसके जो बाह्यतम कक्षा जिसको हम कह सकते हैं संयोजकता कोष होते हैं बाह्यतम, ठीक है ना? उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 7 है। इस प्रकार से 6 और 1 7, क्योंकि उसका है ना हेलोजन फैमिली का तत्व है, तो इसके जो हेलोजन फैमिली के तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? यानी कि संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? इनमें से 3 क्या होंगे? फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए हैं, है ना? 3 किसके साथ? एक मान लीजिए एक फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा एक फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 फ्लोरीन के साथ जुड़े हैं, तो 2 क्या है इसमें बच रहे हैं? ये लोन पेयर के फॉर्म में बच रहे हैं, है ना? और 4 जो है क्या है? अवशेष रह जाते हैं। अब 3 आवन जो है क्या वो करेंगे? ये जो VSP सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इनमें क्या होगा? द्विपिरामिडीय संरचना बनाएंगे, है ना? त्रिंताक्ष द्विपिरामिडीय यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जिसको हम कह सकते हैं, है ना? और इसमें जो शीर्ष में स्थित तो क्या होंगे? एक इलेक्ट्रॉन ये क्या होंगे? निरक्षीय स्थिति में होंगे और इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण न्यूनतम रहेगा, है ना? तो इनका स्ट्रक्चर उसी प्रकार से आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए यहाँ समझ सकते हैं हम इसको कि 3 फ्लोरीन है, जैसे एक फ्लोरीन ये हो गया और ये इस टाइप से टी शेप का बना देगा, टी शेप का आकार बना देगा, है ना? यहाँ पर एक फ्लोरीन यहाँ होगा टॉप में, एक फ्लोरीन नीचे और एक फ्लोरीन यहाँ पर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ पर हो जाएगा, तो इनके बीच रिपल्सन हो जाएगा। जो ट्राइगोनल बनना था इसने थोड़ा सा और क्या बना देगा? टी आकार का बना देगा, ठीक है ना? टी प्रकार की आकृति इसकी बन जाएगी। तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण जो है वो क्या बना देगा? टी आकार की संरचना बनाएगा। तो ये थोड़ी सी है, वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। वैसे इन्होंने क्यों दिया मुझे भी मालूम नहीं हो रहा है, पर चलो फिर भी आप समझ गए होंगे कैसे। यहाँ पर क्या होंगे? जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ये 3 फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन में क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे बनता है बेटा, है ना? ये ट्राइगोनल बनता है और बाइपिरामिडल 2 पिरामिड के आकार के होते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रतिकर्षण नहीं होता इसमें, ठीक है ना? इसमें ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं होता, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे टी टी प्रकार का, टी टाइप का आकार दिखाई देगा। 5 होते तो आसानी से बन जाता 5, क्योंकि इसके पास ये वाली इलेक्ट्रॉन भी ना लोन पेयर, तो 5 यदि बॉन्ड होते तो तब क्या होता? तब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखता। अब ऐसे में क्या हो गया? इनमें प्रतिकर्षण तो हुआ नहीं कुछ, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अक्षीय स्थिति में है, तो यहाँ प्रतिकर्षण होने की संभावनाएं होती नहीं है, ठीक है ना? यदि यहाँ पर होता तो प्रतिकर्षण होने की संभावनाएं होती थी, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है और ये नीचे की तरफ नहीं होता तो थोड़ा सा हो सकता है ये बॉन्ड इधर की तरफ खिसक जाते, लेकिन एक ऐसी स्थिति में फ्लोरीन यहाँ और यहाँ है, इससे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? इसलिए टी टी आकार का दिखाई देगा, ठीक है ना? तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा? टी प्रकार के दिखाई देगा, तो इसको आप समझ सकते हैं इसको। चलो ये नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। जो ये है 18 वर्ग के तत्व है हमारे पास, इनको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते होंगे बेटा इनको? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण भरित होता है हम्म, और सर ये किसी अन्य चीज के साथ अभिक्रिया नहीं करते। बिल्कुल, है ना? देखो ये देखेंगे बेटा, इसमें लाइन लिखी हुई है देखो कि जो 18 जो वर्ग हमारे पास 18वां वर्ग है, उपस्थित तत्वों की संयोजकता कोष क्या होते हैं? पूर्ण भरित कक्षक होते हैं, माने कंप्लीटली फिल्ड होता है। देखो जैसे चाहे हमारे पास हीलियम हो, है ना, नियोन हो, ऑर्गन हो, है ना, क्रिप्टॉन हो, जिनॉन हो, रेडॉन हो, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब
के सब पूरे भरे हुए हैं, इनके बाह्यतम कोश क्या है, पूरे भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। एक तो पहला कारण तो ये है कि ये क्या है, पूर्ण भरित है, ठीक है ना। तथा ये क्या होते हैं, ये कुछ तत्वों के साथ केवल विशेष स्थितियों में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। वैसे ये किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, केवल विशेष स्थितियों में अभिक्रिया करते हैं। कुछ केवल कुछ तत्व है, जैसे जिनोन है, XeF2 है, ये बना लेता है, XeF4 है ना। तो इस प्रकार कुछ तत्व हैं जो इसकी अभिक्रिया करते हैं विशेष परिस्थितियां वो भी, है ना। और जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाने जाते हैं। ये उत्कृष्ट गैसों के नाम से हम इनको कह सकते हैं। एक तो इनके वाहितम कक्षा पूर्ण भरी होती है, याद रखना उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं, वाहितम कक्षा पूरी भरी होती है, और दूसरा ये केवल विशेष परिस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, और वो ऐसे अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या कल इसी के कारण, जिसके कारण इनको उत्कृष्ट कैसे कहते हैं। एक क्वेश्चन ये है बेटा, देखो उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम क्यों होते हैं। क्वेश्चन बहुत एक बार पूछा गया शायद, मुझे ऐसे याद आ रहा है ना। जो उत्कृष्ट गैसें होते हैं इनका जो क्वथनांक है बहुत कम क्यों होता है। सर एकल प्रमाणिक होने के कारण इनके मध्य दुर्बल वंडरवल फोर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये आसानी से मतलब क्या हो जाता है, आसानी से पिघल जाता है। जी हीट देने पर। चलो ठीक है, देख लो ये क्या कह रहा है, एनसीईआरटी बुक क्या कह रही है, वो कह रही है देखो उत्कृष्ट गैसों क्या होते हैं, एक परमाणु होने के कारण दुर्बल परिक्षेपण बलों के अतिरिक्त किसी अन्य किसी प्रकार के अंतरा परमाणु बल कार्य नहीं करते हैं। ये एक परमाणु होते हैं बेटा, देख एक परमाणु का मतलब जैसे He है ना, हीलियम है, हीलियम एक ही परमाणु, इस नहीं होगा He2 के फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना। ये नियॉन है, ये नियॉन Ne2 फॉर्म में नहीं रहेगा, केवल ये रहेगा तो नियॉन Ne के रूप में रहेगा, हीलियम रहेगा तो He के रूप में रहेगा, ऑर्गन रहेगा तो Ar के रूप में रहेगा, क्रिप्टॉन रहेगा तो Kr के रूप में रहेगा। ये टू के फॉर्म में या परमाणु फॉर्म में रहते हैं, केवल जो परमाणु है उसी रूप में रहते हैं, है ना। तो पहला इसका कारण है उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होने के कारण इनमें क्या होता है, दुर्बल प्रक्षेपण बलों के अतिरिक्त, यानी कि इनके बीच क्या होगा, केवल दुर्बल प्रक्षेपण बल लगता है के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अंतरा परमाणु बल कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। कौन सा बल होता है इनके बीच, दुर्बल प्रक्षेपण बलों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य जो है बल कार्य नहीं करता है। इसलिए ये क्या होते हैं, अति निम्न तापों पर के क्या हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, कम ताप पर भी क्या हो जाते हैं, इनका द्रव अवस्था में आ जाते हैं, है ना। अतः इनका क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा, और उसका कारण है एक परमाणु, और इनके बीच अन्य बल काम नहीं करता है, केवल कौन करता है, दुर्बल प्रक्षेपण बल काम करता है ना। और जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वो कम ताप पर भी द्रवित हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनका क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से शायद ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो बेटा ये कहता है क्या XeF6 का जल अपघटन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। यदि हम इसको जल अपघटित करते हैं, XeF6 का जल अपघटन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, तो ये पूछना चाह रहा है क्या ये रिडॉक्स अभिक्रिया है क्या, ठीक है। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। जल अपघटन में उत्पाद जो बनता है बेटा वो क्या बनता है, XeF4 और XeO2F2 बनता है ना। इसकी जो यदि हम इसका जल अपघटन करवाएंगे किसका, जिनॉन फ्लोराइड का, है ना, तो इसका जल अपघटन करवाते हैं तो इसके उत्पाद ये बनते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये कहता है कि जिनमें सभी हमारे पास क्या है, सभी तत्व, जिनमें सभी तत्वों का जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है ना, ऑक्सीकरण अवस्थाएं अभिक्रिया से पहले की अवस्था के समान है। देखो यहाँ पर देखो इसमें कितने +6 है, यहाँ पर देखो तो कितना हो रहा है, तो +4 हो रहा है ना। और यदि हम इसमें देखेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, सर यानी कि +6 की कितनी तो हो रही है सर,
किसके? ऑक्सीजन भी है ना सर वहाँ, ऑक्सीजन कहाँ? अच्छा इस वाले में, हाँ वहाँ से। सॉरी, ठीक है ना। तो तब +6 हो जाएगी। देखो इसकी ऑक्सीजन संख्या +6 हो रही, और यहाँ पर देखो यहाँ कितना हो रहा है, -2a हो गया और +4a हो गया। तो देखो इसकी ऑक्सीजन संख्या समान है, यहाँ +6 है, यहाँ +6 है ना। इसमें +6 हो रही है, इसमें +6, इसमें +6। तो ये क्या कहता है कि जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो इन क्या होगा, ये अभिक्रिया, ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार ये पूछ ले इस क्वेश्चन को, है ना। देखो XeF6 का जल अपघटन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, तो हम लिखेंगे नहीं है, क्योंकि जल अपघटन के उत्पाद जो होंगे XeOF4 और XeO2F2, है ना, जिनमें क्या होंगे सभी तत्वों की ऑक्सीजन संख्याएं, देखो ऑक्सीजन अवस्थाएं क्या होती हैं, अभिक्रिया से पहले के समान है, जैसे ऑक्सीजन पहले है वैसे ही बाद में, इसलिए क्या नहीं करता है, रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं दिखाता है। तो ये मजेदार बात ये है, ठीक है। इस प्रकार से